नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जियो सेंट्रिक में। कुछ कारणवश काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसलिए क्षमा चाहता हूं आप सभी से। पिछले कुछ दिनों से हमारे कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कैसे करूं, कौन से बुक्स बेहतर हैं इसके लिए, सिलेबसेस कैसे हैं, क्या नेचर है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। तो फिर मैंने डिसाइड किया चलिए इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की जाए, जो कि हमारे सारे स्टूडेंट्स जो कि एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं और सफलता चाहते हैं उनके लिए यह ईजी होगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट के पैटर्न पे, उसका पर्पस क्या है नेट का, उसका किस तरह के पैटर्न एग्जामिनेशन पैटर्न हैं, और फिर जो है हम बात करेंगे साथ ही साथ जो अपडेटेड सिलेबस है यूजीसी नेट की, और फिर यूजीसी नेट खास करके फर्स्ट पेपर की यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे। एट द नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा स्पेसिफिक पेपर जो कि ज्योग्राफी है, उसकी हम बात करेंगे। तो ये चूंकि फर्स्ट पेपर का नेचर ऐसा है कि ये कंपलसरी पेपर है, इसलिए सभी के लिए अनिवार्य है। जो भी यूजीसी नेट जिस भी सब्जेक्ट की आप क्यों ना हो, लेकिन अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप जितना कंसर्न अपने सब्जेक्ट को लेकर हैं उतना ही कंसर्न आपको फर्स्ट पेपर को लेकर रहना पड़ेगा, जो कि आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है। तो इस वजह से, और ख़ास करके रिसेंट जो ट्रेंड है यूजीसी नेट का, तो उसमें फर्स्ट पेपर पहले की अपेक्षा ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि कई सारे लिमिटेशंस हैं, मीन्स जिसमें चेंजेस आई हैं। लाइक कि जो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो पहले 60 क्वेश्चन पूछे जाते थे फर्स्ट पेपर में, जिसमें कि आउट ऑफ 60 50 आपको करने होते थे। लेकिन अब आपको वह ऑप्शन जो 10 क्वेश्चंस के एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपके पास रहते थे वो अब नहीं है आपके पास। इट मीन्स देयर आर 50 क्वेश्चंस एंड ऑल आर कंपलसरी। ओके, तो इस तरह का चेंजेस जो है स्टूडेंट्स के सामने और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया फर्स्ट पेपर। दूसरी बात, जो टाइम पहले ज़्यादा होता था, अब जो है टाइम लिमिटेशन भी कम कर दिया गया, ओनली 1 आवर। मीन्स जो है 50 क्वेश्चन के लिए आपके पास 60 मिनट का टाइम रहेगा। तो इसलिए किस तरह की स्ट्रैटेजी यहाँ पे चाहिए उसकी हम बात करेंगे। देखिए, मैं जनरली अपने स्टूडेंट्स को कोई शॉर्ट कट ट्रिक्स जो है उसे नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पढ़ाई का, ज्ञान अर्जित करने का, शिक्षा का कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो आप सभी को मैं ये बता दूं, जितना हो सके डीप स्टडी कीजिए, किसी भी चीज़ का डीप स्टडी कीजिए। क्योंकि आप यूजीसी नेट केवल इसलिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको एक जॉब चाहिए। आप ज़रा सोचिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में, तो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे कहीं, फिर जाके एसोसिएट एंड प्रोफेसर बनेंगे। तो हायर एजुकेशन में आपका बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होने वाला है इस एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के बाद। इसलिए मेरा ये मानना है, जो लोग शॉर्टकट मेथड से, छोटे छोटे ट्रिक्स से ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं और फिर आगे वो सोच लेते हैं चलो हमने तो क्वालिफाई कर लिया, अब कुछ नहीं है, अब डायरेक्ट इसी तरह के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को हल करके हम पीएससी के थ्रू जो डिफरेंट जो हायर एजुकेशन में जो वैकेंसी जाती है उसमें हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। लेकिन इससे आपका तो भला होगा, लेकिन देश का भला नहीं होगा, फ्यूचर जनरेशन का भला नहीं होगा, क्योंकि आपके पास डिटेल्ड नॉलेज नहीं है। आपने पुड़िये में नॉलेज को पाया है, और इसलिए वो पुड़िया वाला नॉलेज, पुड़िया वाली मेडिसिन कितनी इफेक्टिव होगी वो आप भी जानते हैं। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये एफर्ट करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, जो किसी भी विषय को, किसी भी सब्जेक्ट को, भले ही हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्यों ना पढ़ें, भले ही हम अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ना पढ़ें, लेकिन उसे आप काफ़ी डीप में जाके और उससे पढ़िए। जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उन्हें आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके, ताकि जो है आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा नॉलेज दे पाएँ, आपका आउटपुट अच्छा हो सके। ठीक है, तो वो तो बात रही। लेकिन फिर भी बात आती है, जो कई बार होता है, चूंकि ये नॉलेज इतना वास्ट है, ओके, ओशन ऑफ थीम्स हैं यहाँ पे, तो आप सभी को पढ़ते हुए कंपटीशन निकालना दूसरी बात है, नॉलेज गेन करना दूसरी बात है। ठीक है, तो इसलिए कंपटीशन के लिए, और जब आपके पास टाइम कम होता है तो वहाँ पे एक बेटर प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ती है। और फिर वहाँ उस केस में हमें जो कुछ सेलेक्टिव बुक्स जो कि कंपटीशन ओरिएंटेड बुक्स हैं, लाइक कि अभी यूजीसी नेट की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड कई सारे मार्केट में जो है आपके बुक्स हैं जो स्पेसिफाइड हैं यूजीसी नेट को लेकर। ओके, उसमें उन सारे पोर्शंस को कवर किया गया है केवल जो कि आपके यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो इस तरह के बुक्स को भी फिर मजबूरन हमें देखना होता है, मजबूरन हमें उनके थ्रू जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी होती है और उसको जो है बेटर वे में मैनेज करने के लिए हम ऐसे बुक्स को, तो चलिए ये भी गलत नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि हम सभी को कंसंट्रेट करनी चाहिए जो डीप स्टडी पे। तो आज हम बात करते हैं डीप स्टडी की बात, बिल्कुल अब यहाँ मैं नहीं करूँगा, एक मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने यहाँ पे निभा दिया, लेकिन हम बात करेंगे वैसे ही शॉर्ट ट्रिक्स जो कम टाइम में हम कैसे बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो पूरी नेचर को चलिए समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पर्पस ऑफ द एग्जाम की। इस एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ओके, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो इसका पर्पस क्या है? इसके दो पर्पस हैं। ओके, इसके दो पर्पस हैं। सो आफ्टर क्वालिफाइंग दिस आप क्या कर सकते हैं? अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके मन में होगा जो इसके क्या क्या फायदे हैं। पहली बात यह है कि आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल हो, उसके लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए और कई सारे क्राइटेरियाज हैं, लाइक कि जो है अगर आपके पास पीएचडी है तो आप, नेट नहीं भी हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, बट अगर पीएचडी नहीं है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट क्वालिफाई करना जरूरी है। ओके, देन सेकंड जो है आपका जो इसका पर्पस है, तो पहला तो ये हो गया जो आपका इसे क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए इस तरह के एग्जाम की जाती है, ठीक है, कंडक्ट। सेकंड जो है आपका नेट विथ जेआरएफ। अगर आप नेट के साथ साथ जेआरएफ भी क्वालिफाई कर जाते हैं, अब आप पूछेंगे कि ये जेआरएफ नेट कैसे क्वालिफाई करते हैं, जेआरएफ कैसे क्वालिफाई करते हैं? दोनों एक ही एग्जाम से होता है। अगर आप जो है टॉप रैंकर्स में से हैं, ठीक है, अगर आपका जो है नेट में परसेंटेज वो बेहतर है, अच्छा है, मीन्स अगर मैं बात करूं, अगर टोटल जो कैंडिडेट्स जो अपीयर हो रहे हैं या नेट के जो हो रहे हैं उसके जो 6% अगर हम बात करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, जो टॉप के 6% होंगे उनको जो है यूजीसी या एमएचआरडी जो है रिसर्च ग्रांट देगी। ओके, तो ये जो है जेआरएफ मीन्स जूनियर रिसर्च फेलोज, ओके, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो यह जो दी जाती है आपको पीएचडी के लिए, जो रिसर्च के लिए, रिसर्च आप जो करते हैं पीएचडी में जब आप इनरोल्ड होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पीएचडी में इनरोल्ड होना जरूरी है। ये नहीं जो आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर गए लेकिन उसके बाद कहीं और आपको गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा देना शुरू कर देगी, जी नहीं। यहाँ है जो इसे क्वालिफाई करने के बाद आपको कहीं ना कहीं रिसर्च में इनरोल्ड होना होगा, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, किसी न किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में। तो जब आप इनरोल्ड हो जाते हैं और आप जेआरएफ क्वालिफाइड हैं तो फिर आपको यूजीसी, ओके, पर मंथ रिसर्च फेलोशिप देगी, जो कि आई थिंक जो है अभी 30,000 अप्रॉक्स है। और उसके बाद 2 साल के बाद अगर आपके कुछ पेपर्स और रिसर्च प्रोग्रेस अच्छा होता है तो फिर आपको एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यह जो है आपका इस वजह से जेआरएफ के लिए और जो ज़्यादा क्रेज इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि आप एक तो रिसर्च में आपका इनरोलमेंट ईजी हो जाता है, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको ईजिली जो है वो, जिनके पास केवल नेट है और अगर आपके पास जेआरएफ है तो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जेआरएफ के कैंडिडेट्स को पहले प्रायोरिटी देते हैं, ओके, और हर जगह। तो पहली बात तो ये रिसर्च में इनरोलमेंट में ईजी हो जाता है। दैन सेकंड ये है जो रिसर्च के दौरान आपको अपने पॉकेट से पैसा नहीं खर्च करना होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आपको पर मंथ रिसर्च ग्रांट देती है, ठीक है, तो और वो भी अच्छी खासी देती है, 30,000 अप्रॉक्स। तो यह जो है इस एक अनदर जो है आपका मैटर ऑफ अट्रैक्शन है यूजीसी नेट को लेकर, जो आज के यूथ में जो है पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो ना तो इतने जो है जेआरएफ की फेलोशिप थी और ना ही इतने नंबर्स में, मीन्स कहने का मतलब है जो कैंडिडेट्स अपीयर होते थे, ठीक है। तो ये जो बढ़ा है तो उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जो सडनली जो है नेट जेआरएफ के जो पैटर्न में भी चेंजेस आए हैं, कई तरह के, ठीक है, इनके जो मीन्स लेवल है उसमें भी चेंजेस आया है।
तो पहले जो है सब्जेक्टिव हुआ करता था। अगर हम 2012 के पहले की बात करें तो सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है, वहाँ 3 पेपर हुआ करते थे। लेकिन अब क्या है, केवल 2 पेपर हैं, और नेचर ऑफ जो है क्वेश्चंस वो भी आपका मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव हो चुका है। तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे फिर मैं पर्पस की वही बात कर रहा था, जो 2 पर्पसेज हैं इसके, ठीक है। एक तो जो है केवल नेट क्वालिफाई अगर आप करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी बात, नेट विद जेआरएफ होते हैं तो आप रिसर्च में आपका एनरोलमेंट ईजी हो जाता है कहीं भी। दूसरी तरफ आपको 5 ईयर्स के लिए यूजीसी ग्रांट देती है, पर मंथ फेलोशिप मिलता है आपको, जो कि आपके रिसर्च को के प्रोसेस को वो ईजी कर देता है। ओके, सेकंड जो हम बात करते हैं फिर एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग इन द एग्जाम। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए इसके लिए? तो पहला जो है आपका मास्टर्स डिग्री आपकी क्लियर होनी चाहिए। ओके, विथ, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 55% मार्क्स आपको मास्टर्स में होनी चाहिए मिनिमम। ओके, और अदर कैटेगरीज में लाइक SC ST OBC तो फिर आपको वहाँ जो है आपका 50% मार्क्स जो है वो SC एंड STs के लिए मिनिमम 50% मार्क्स इन मास्टर्स होनी चाहिए आपको। सेकंड जो अगर हम बात करते हैं एज लिमिटेशन की, तो नेट के लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं है। मीन्स कहने का मतलब है कि आप 50 साल में 55 साल में भी आप नेट एग्जामिनेशन में अपियर हो सकते हैं। लेकिन JRF के लिए एज लिमिटेशन है। यहाँ जनरल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज लिमिटेशन JRF के लिए वो 30 ईयर्स है। मीन्स अगर आप 30 साल से कम के हैं या 30 साल तक के हैं तो आप फिर JRF के लिए अपियर हो सकते हैं। अदरवाइज आप केवल नेट के लिए अपेयर हो सकते हैं। उसके बाद आपको फेलोशिप यूजीसी की तरफ से नहीं दी जाएगी। ओके, एग्ज़ाम जो कंडक्ट होती है साल में 2 बार। एक इस बार तो कोविड के कारण लेट हो चुकी, डिले हो गई है, अदरवाइज जो है इसे जून में ही होना था। लेकिन एग्ज़ाम जो है जून और मोस्ट प्रोबेबली जो है सेकंड जो है आपका जो होता है वो आपका दिसंबर या जनवरी में। तो यह जो है ट्वाइस इन अ ईयर ये एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। अब एग्जामिनेशन पैटर्न की हम बात कर लें तो क्या है पैटर्न इसमें, किस तरह के क्वेश्चंस का जो है नेचर क्या होता है, कितने यूनिट्स होते हैं, इन सारे की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ 2 पेपर होता है। जो कंपोजिशन होता है इस एग्जाम का स्ट्रक्चर होता है वो 2 पेपर होता है इसमें, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। जैसा कि मैंने पहले बताया 2000 मीन्स NTA से पहले तक इवन की हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव में भी पहले 3 पेपर्स होते थे। पहला आपका जो होता था जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, जिसमें कि जो 10 डिफरेंट जो थीम्स थे लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, तो इस तरह के जो है आपके जो 10 डिफरेंट थीम्स अभी हम बात करेंगे उसके बारे में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फर्स्ट पेपर में। और उसके बाद जो है 2 पेपर हुआ करते थे, दोनों आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो एक जो है आपका पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड होते थे। और तो ये 2 पेपर का कॉन्सेप्ट तब तक सही था जब तक कि डिस्क्रिप्टिव था, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में सेकंड पेपर जो आपका होता था वो ऑब्जेक्टिव होता था और थर्ड पेपर आपका पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव होता था जिस टाइम रिटन फॉर्म में था। ओके, लेकिन बाद में जब ऑब्जेक्टिव हुआ तो फिर लॉजिक ये था, जो आखिर जो दोनों जो है आपका मल्टीपल चॉइस ही है, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड, तो क्या फ़ायदा है, तो दोनों को मर्ज कर दिया गया। इस प्रकार से अभी करंटली जो यूजीसी में आपके पेपर्स होते हैं वो केवल 2 होते हैं। पेपर फर्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, जिसमें कि 10 थीम्स जो है 10 यूनिट्स को आपको कवर करना होता है, ठीक है। सिलेबस 10 यूनिट्स पे बेस्ड होता है और वह कंपलसरी होता है, सभी के लिए कंपलसरी होता है, किसी भी डिसिप्लिन के आप हो, लेकिन फर्स्ट पेपर विल बी कॉमन फॉर ऑल, ठीक है। तो यह जो आपका इस वजह से जो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्स्ट पेपर, चाहे आप हिंदी के हों, इंग्लिश के हों, संस्कृत के हों, लेकिन जो है फर्स्ट पेपर आपको जो कि जनरल अवेयरनेस की होती है उस पर कमांड होना ज़रूरी है। मीन्स आपको एक थ्रेशोल्ड लेवल का, ठीक है, स्टैंडर्ड 10th तक का मैथ एटलीस्ट जो है आप प्रैक्टिस करनी होती है। ओके, लॉजिकल रीजनिंग होता है आपको, तो कंप्यूटर होता है, इन्वायरमेंट होता है। ओके, तो ये हम बात करेंगे, अभी जिक्र करेंगे, लेकिन इन सभी पे आपका बेसिक जो आपको नॉलेज होनी चाहिए इन सभी के लिए। और जब तक आप फर्स्ट पेपर में एक तो क्वालिफाई नहीं करेंगे तो सेकंड पेपर में क्वालिफाई कितना भी अच्छा आप परसेंटेज ले आइए, लेकिन सेकंड पेपर फिर आप यूजीसी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये आती है जो केवल क्वालिफाई करना फर्स्ट पेपर को अब मायने नहीं रखता। अगर आपको JRF होना है, ठीक है, तो आपको फर्स्ट पेपर में मैं बता दूं जो एटलीस्ट जो है आप मान के चलिए
65% to 70% आप कोशिश कीजिए, 70% जो है एटलीस्ट हम मार्क्स गेन करें। ओके, तो कहने का मतलब है कि 50 में आपको कोशिश करनी होगी, जो JRF अगर होना चाहते हैं आप, तो 30 से 35 के बीच में आपका क्वेश्चन सही होनी चाहिए फर्स्ट पेपर में, और इसके लिए बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो चलिए, और सेकंड पेपर जो होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। आप जिस सब्जेक्ट से मास्टर्स होते हैं उसमें आप जो है जनरली आप अप्लाई करते हैं और अपीयर होते हैं UGC नेट के लिए, ठीक है। तो आपका जो मास्टर लेवल का जो सब्जेक्ट जिसके के बाद आप उस सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसके लिए जो सेकंड पेपर आपका वही होगा, और जो कि ऑप्शनल होता है, हर किसी का अपना अपना सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब इनके हम नेचर की बात कर लें तो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन जो होता है वो पूरा 3 घंटे का होता है, ठीक है। 3 घंटे में 1 घंटा आपको पेपर फर्स्ट के लिए दी जाती है, उसके बाद कुछ सर्टेन इंटरवल्स के बाद जो है आपका इंटरवल के बाद सेकंड पेपर के लिए 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है। सो 60 मिनट्स ओके आर देयर फॉर फर्स्ट पेपर एंड 120 मिनट्स फॉर सेकंड पेपर। तो अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो एग्जाम क्वेश्चंस एंड मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है, तो टोटल जो है आपके पास फर्स्ट और सेकंड पेपर को मिला दिया जाए तो 150 क्वेश्चंस होते हैं, और हर क्वेश्चन चाहे किसी भी पेपर का हो, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मीन्स 2 मार्क्स का। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, ओके। तो इस तरह से 150 क्वेश्चंस कितने मार्क्स हो गए, 300 मार्क्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पेपर वाइज। पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चंस होते हैं और कंपलसरी होते हैं। मैंने बताया था पहले यहाँ 60 क्वेश्चंस होते थे, आउट ऑफ 60 आपको 50 करने होते थे, तो 10 क्वेश्चंस का एडवांटेज आपको मिलता था। जो जिनका सपोज कि मैथ वीक होता था तो वो मैथ के क्वेश्चंस को या रीजनिंग के क्वेश्चंस को छोड़ सकते थे, उनके पास ये एक सहूलियत होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आपको 50 में 50 करने होंगे, और इसलिए ये ज़्यादा टफ हो चुका है। दूसरी बात जो है, ये 100 मार्क्स का होता है, मैंने पहले बताया। जो 2 मार्क्स जो है फॉर ईच क्वेश्चन होता है, तो इसलिए जो है आपका 100 मार्क्स का ये होता है फर्स्ट पेपर, ओके। सेकंड पेपर जो है, और इसमें मैं आपको बता दूं तो चूंकि जो टाइम का जो लिमिटेशन था फर्स्ट पेपर के लिए 60 मिनट्स था, और क्वेश्चन करने आपको 50, तो आप समझ सकते हैं इसमें मैथ के भी क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग भी होता है, कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। तो इन्हें करने के लिए आपको जो है टाइम, अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। एक मैथ के अगर आप प्रैक्टिस नहीं है आपकी, तो एक मैथ का क्वेश्चन ही सॉल्व करने में आपको हो सकता है 10 मिनट लग जाए। तो इस वजह से प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है फर्स्ट पेपर को डील करने के लिए, और उसमें मार्क्स जो है बेहतर गेन करने के लिए। सेकंड पेपर की अगर हम बात करते हैं तो 100 कंपलसरी पेपर्स इसमें होता है, जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। जो आपका मास्टर का सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होता है, और यह भी मल्टीपल चॉइस होता है। इसमें भी 2 मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए होते हैं, और इस तरह से 200 मार्क्स का ये होता है। एक राहत की बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कई लोग कई बार तुक्का भी मारते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप हाँ, लास्ट में तो यही है, चूँकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं जान रहे तो आप गेस कीजिए, ठीक है। हो सकता है आपकी प्रोबेबिलिटी वो सही हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। क्या सिलेबस है, स्ट्रक्चर क्या है सिलेबस का UGC नेट का। तो फर्स्ट पेपर के लिए अब हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर, ओके, इस वीडियो में। तो फर्स्ट पेपर के लिए जो सिलेबस है आपका, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो 10 यूनिट्स में बांटा गया है, ठीक है। तो 10 यूनिट्स जो है 10 डिफरेंट सेक्टर्स, 10 डिफरेंट जो है थीम्स ऑफ जनरल अवेयरनेस रिलेटेड है, जो कि UGC ये मानती है कि हायर एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन देने के लिए आपको एक जो जनरल एटमॉस्फेयर, जनरल जो इन्वायरमेंट है उससे आपको जानना, जनरल अवेयरनेस के इससे रिलेटेड थीम्स को जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वजह से यह एक तरह का जो है आप कह सकते हैं कि ये एक आपकी ये एक ओवरऑल पर्सनालिटी का टेस्ट है कि आप केवल अपने सब्जेक्ट में ही माहिर हैं, या फिर जो है जनरल नॉलेज दुनिया की जो है आम चीज़ें जो है साधारण चीज़ों का आपको जानकारी है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो है आपका मैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो 10 यूनिट्स होते हैं, इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, जो शैक्षणिक जो है आपकी योग्यता देखी जाती है, परख देखी जाती है। इसके तहत जो है आप जो टीचिंग के जो मेथड्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट स्किल्स हैं, ओके,
जो मोड ऑफ टीचिंग है लाइक कि ऑनलाइन ऑफलाइन ओके स्वयं वगैरह, इसका जो है नॉलेज आपको रखना होगा, जानकारी रखनी होगी। एक बेटर टीचिंग एटमॉस्फेयर आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, आपका अप्रोच जो है टीचिंग का वो कैसा है या कैसा होना चाहिए, ठीक है, लाइक कि टीचर सेंट्रिक है या स्टूडेंट सेंट्रिक है, किस तरह का है अप्रोच, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपके पास आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है, जो आप टीचिंग के इन्वायरमेंट को कैसे डील करते हैं, किस तरह का परसेप्शन आपका है टीचिंग को लेकर, ठीक है, ये नॉलेज वो देखना चाहती है। ओके, सेकंड, रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो रिसर्च एप्टीट्यूड में जो है आपका रिसर्च स्किल देखा जाता है, आपके पास रिसर्च स्किल है कि नहीं, बेसिक्स ऑफ रिसर्च की जानकारी है कि नहीं है। इसमें जो आपके रिसर्च के स्टेप्स जानने होते हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होता है ये जानना होता है, कितने तरह के हाइपोथेसिस होते हैं ये जानना होता है, साथ ही साथ जो है आपकी जो सैम्पलिंग है, ओके, क्योंकि सोशल साइंस रिसर्चेज में जो है सैंपल का काफ़ी ज़्यादा जो है यूज होता है। ओके, कोई भी रिसर्च आप विदाउट सैंपल नहीं कर सकते हैं। मीन्स जब आप डेटा कलेक्शन के लिए जाएंगे, ओके, मीन्स प्राइमरी डेटा हो या फिर सेकेंडरी डेटा, तो वहाँ पे खास करके प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए सैंपल काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए सैम्पलिंग प्रोसेस आपको पढ़ना होता है क्या है। ओके, हम इस पे जो है इसके बाद जो है एक एक करके हम कुछ चाहेंगे कि मैं वीडियो अपलोड करूं आप सभी के लिए, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा, रिसर्च एप्टीट्यूड हो या टीचिंग हो या इन्वायरमेंट हो। तो यहाँ पे फिर रिसर्च एप्टीट्यूड में इस तरह की चीज़ों को आपको जानना होगा। ओके, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, देन आप आफ्टर जो है ये रेफरेंसिंग जो है, रेफरेंसिंग के जो है स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं, और उसके जो है स्टाइल्स को आपको केयरफुली रीड करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं रेफरेंसिंग स्टाइल से। जो एक स्टाइल दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये किस तरह का स्टाइल है, शिकागो है या फिर जो है आपका हार्वर्ड स्टाइल है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में। रिसर्च एथिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके, जिसमें कि आपको ये पढ़ना होता है कि एक एज बीइंग अ रिसर्चर हमें किन किन चीज़ों पे जो है किन किन एथिक्स पे ध्यान देना होता है, ठीक है, क्या रिसर्च में गलत है क्या सही है, ठीक है। लाइक कि जो है आप चोरी, रिसर्च में एक बड़े लेवल पे चोरी की जाती है, ठीक है। चोरी का मतलब ऐसा नहीं जो किसी का पैसा छीना जाता है यहाँ पे, बल्कि किसी का नॉलेज, जो किसी का नॉलेज यहाँ पे छीन किया और उस पर अपना टैग लगा दिया जाता है, ठीक है ना। सपोज कि अगर आपने कुछ अपना लिखा और उसे मैं अपने रिसर्च में डायरेक्ट लिख दूंगा लेकिन आपका रेफरेंस नहीं दूंगा, तो क्या होगा, जो मैं क्लेम कर रहा हूँ इट मीन्स जो ये मेरा है, अगर मैं आपका रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ तो ये मेरी जो है सेंटेंस है, और इस तरह से ये हो जाता है रिसर्च में चोरी। तो इस तरह की जो है आपको चीज़ें नहीं करनी हैं, और इसलिए आपका रिसर्च एथिक्स भी टेस्ट किया जाता है, जो आप कितने एथिकल हैं रिसर्च में। तो ये सारे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड को लेकर। और दूसरी बात जो है, देन थर्ड जो यूनिट जो है आपका वो है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपकी जो आज की जो इस IT इंफॉर्मेशन का जो रिवॉल्यूशन है, तो इस रिवॉल्यूशन के फेज में आपका जो है ये स्किल भी टेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आज के डेट में जब आप रिसर्च में आएंगे, रिसर्च के लिए आते हैं या फिर इवन की हायर एजुकेशन में आप जाते हैं अपना कंट्रीब्यूट करने, तो आप देख लीजिए आज ही क्या हो रहा है। आज हमारी कंट्री में कोविड-19 के दौरान एजुकेशन काफ़ी अफेक्टेड हुई है, और इसका एक वजह यह भी है कि हमारे जो सीनियर फैकल्टीज़ हैं, कई सारे, सभी नहीं, कई उनमें अपडेटेड भी हैं, काफ़ी अपडेटेड हैं, लेकिन एक मास स्केल पे खास करके जो रिमोट एरियाज़ में जो कॉलेजेस हैं या फिर, तो वहाँ जो फैकल्टीज़ ICT के अगर हम टर्म में देखें तो काफ़ी पुअर कंडीशन है उनकी। इवन कि कई सारे फैकल्टीज़ PPT बनाना नहीं जानते हैं, ओके, एक्सेल सीट पे काम करना नहीं जानते हैं, ग्राफ्स नहीं बनाना जानते हैं एक्सेल पे, ठीक है। तो काफ़ी आज भी वो आउटडेटेड मैनुअल जो तरीके हैं उसके थ्रू टीचिंग कर रहे हैं। मैनुअल में मैं ये नहीं कहता हूँ जो सारे तरीके जो हैं वो सही नहीं है, परफेक्ट नहीं है। आज भी मैं ब्लैक बोर्ड टीचिंग को काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता हूँ, और उसके सामने ये जो PPT है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये मेरे ख्याल से जो है ये सही नहीं है, मजबूरन इसे जो है करनी चाहिए, या फिर अगर आप करते भी हैं तो इसका बेस्ट यूज, ऑप्टिमम यूज होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं जो आप पूरा ढर्रा बना लिए हैं और उसको एक एक करके एक एक लाइन आप रीड कर रहे हैं, ओके। तो ये सारी जो है खामियां हैं, खैर उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम टू दी पॉइंट बात करते हैं, तो ICT इस तरह से जो है आपका जो कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज जो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड नॉलेज आपको होना ज़रूरी होता है, एक बेसिक लेवल का, इसलिए इसे सिलेबस में रखा गया। देन कम्युनिकेशन, आप जानते हैं अगर हम आप अभी
मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन का कमाल है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो कि हायर एजुकेशन के लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हमारे सभी के लाइफ के लिए ज़रूरी है ये, लेकिन हायर एजुकेशन में और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ कई सारे टेक्निकल्स जो हैं, टेक्निकल टर्म्स का हम यूज़ करते हैं। ओके, और ईजी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जो वही कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होगा जो कि ईजी इन नेचर होगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के कई सारे टाइप्स यहाँ पे आपको पढ़ने होंगे, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना होगा। ओके, तो इन सारी चीज़ों पे आपको जो है फोकस करनी है, डिटेल में हम बात करेंगे आगे। लेकिन जो उसके बाद पीपल एंड एनवायरनमेंट, आज जो ग्लोबल वार्मिंग, ओके, सी लेवल राइज, ये सारे जो इशूज़ आ रहे हैं, पॉल्यूशन, ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस, तो इन सारे इशूज़ आप देख रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड जो है इन्वायरमेंट को लेकर कितना कंसर्न बढ़ता जा रहा है। इस वजह से जो सभी को, एक तो सारे लोगों को इन्वायरमेंट का जो है कि प्रति अवेयरनेस होना काफ़ी ज़रूरी है। और ये करेगा कौन, फैलाएगा कौन, तो हम टीचर्स। ठीक है, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एज बिंग अ टीचर, एज बिंग एन एडुकेटेड पर्सनैलिटी, कि हम लोगों तक अपने स्टूडेंट्स के थ्रू जो है और खुद ही स्वयं ही जो है लोगों को अवेयर करें इन्वायरमेंट को लेकर। और इस वजह से इन्वायरमेंटल इशूज़ का जो इमर्जिंग इशूज़ हैं उनका नॉलेज होना हमारे लिए ज़रूरी है। जो मेजर जो इसमें सबमिट्स हैं, इन्वायरमेंटल मीट्स हैं इंटरनेशनल, लाइक के जो आपके स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हो जाए, या फिर जो आपके रियो डी जेनेरो जो है 90 मीन्स अर्थ समिट हो जाए, या फिर जो है एजेंडा 21 हो जाए, क्योटो प्रोटोकॉल हो जाए, इन सारे को आपको डिटेल में स्टडी करना होगा इसमें। ठीक है, और देन हायर एजुकेशन सिस्टम, यह जो है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम में जो अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है आपका पूरे हायर एजुकेशन की जो है किस तरह की जो है कमिटीज, कौन कौन से मेजर, लाइक एक कोठारी कमेटी क्या थी, राधाकृष्णन कमेटी क्या थी, तो इन कमिटीज़ का जो है क्यों गठन हुआ था, पर्पस क्या था, रिजल्ट क्या था, तो इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रखना जरूरी है। साथ ही साथ हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स है, मेजर इंस्टीट्यूट लाइक IITs, एम्स, ये कहाँ कहाँ हैं, मेनली कितने हैं। ठीक है, और इसके साथ ही कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनका आपको लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे जो है पढ़ना आवश्यक होगा इसमें। तो इन चीज़ों पे आपको कंसंट्रेट करना है। दैन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, तो इसमें आप जानते हैं सभी, जो आपको एक पैसेज दी जाती है उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, तो ये जो है आपके मैथमेटिकल रीजनिंग हो या लॉजिकल रीजनिंग हो या डेटा इंटरप्रिटेशन हो, एक थ्रेशोल्ड लेवल का मैथमेटिकल नॉलेज होना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, कई लोग बोलते हैं, जो कि खास करके सबसे अधिक प्रॉब्लम किनको होती है इसमें, तो जो लैंग्वेज वाले हैं, लिटरेचर वाले हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अमूमन वो जो है आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं और अभी तक 10th तक वो पढ़े भी होते हैं, तो अभी तक काफ़ी कुछ भूल गए रहते हैं। तो मेरा कहना है इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आपको प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, किस तरह के स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना है। तो देखिए, यहाँ मैं इजीली जो है इस सिलेबस को जो है आपके 10 यूनिट्स जो है उसको 2 भाग में बांट दिया हूँ। एक के लिए आपको काफ़ी डीप और सेलेक्टिव स्टडी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सेलेक्टिव स्टडी का मतलब है जो आपका जो इन यूनिट्स को आपको देखने होंगे, जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड और नेचर कैसा रहा है क्वेश्चंस का। तो सबसे पहली ज़रूरी बात तो यह है, आप सभी के लिए मैं बता दूं, कि आप किसी भी पर्टिकुलर बुक को पढ़ने से पहले आप एक बार जरा, चाहे आप किसी UGC नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट PSC का प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, SSC का कर रहे हो, बैंकिंग का कर रहे हो, मेरा ये कहना, अगर आप प्रिपरेशन के लिए आप अब जा रहे हैं, ठीक है, तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या बनता है, पढ़ने से पहले आप प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो उस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, उनको केयरफुली आप थॉरोली पढ़िए, देखिए उनको। मैं ये नहीं कहता हूँ आप रटिए, आप उनको जो है लास्ट सपोज कि 10 ईयर्स का, 15 ईयर्स का, 5 ईयर्स का जो भी आपको मिलता है, उनको उन क्वेश्चंस के थ्रू आप जाइए, देखिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है जो, और उसका सिलेबस रखिए एक तरफ और उसमें टिक करते जाइए। ठीक है, जो सपोज कि एक सेट आप बना रहे हैं या फिर प्रीवियस सेट का एक सेट जो है आप देख रहे हैं, उनमें से जिन जिन यूनिट्स से
जो क्वेश्चन आपको लगे ये क्वेश्चन इस यूनिट से के इस थीम से मैच कर रहा है, तो इस पर आप एक बार टिक कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन लगता है जो दूसरे यूनिट के इस थीम से मैच कर रहा है, तो उसमें आप टिक कर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन लग रहा है फिर आपका फर्स्ट यूनिट के उसी थीम से मैच कर रहा है जिससे वो पहला वाला क्वेश्चन था, उसको आप टिक कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप टिक करते जाइए, या फिर एक लिस्ट बना लीजिए सिलेबस का, ठीक है। एक सेपरेट जो है एक नोटबुक में आप सिलेबस के थीम वाइज जो है आप बना लीजिए एक लिस्ट। और उसके बाद जो है जिस तरह से आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप दिखाते हैं, ठीक है, एक स्लैश के थ्रू, तो सिमिलरली जो है आपका जो क्वेश्चन जो है जिस यूनिट के जिस थीम से आ रहा है वहां पे आप क्या कीजिए, either you can mark one tick or you can give a okay simply slash। तो इस तरह से जो है आप धीरे धीरे लास्ट में जब आप 10 इयर्स का सपोज कि आप पूरा स्टडी कर लेंगे, तो आप उसके बाद एक जनरल एनालिसिस के थ्रू ये देख सकते हैं जो किस यूनिट के किस थीम से की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रही है लास्ट 10 इयर्स में, और फिर आपको उन थीम्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है ज़्यादा। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जब देख रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आपको आइडिया भी हो गया, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कहाँ से लाएंगे क्वेश्चन, खास करके जब हम फर्स्ट पेपर की बात करते हैं लाइक कि टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो ऐसा नहीं है उसमें हर साल जो है नेचर उसका चेंज हो रहा है, जी नहीं। टीचिंग हो या रिसर्च एप्टीट्यूड हो, उसमें जो है एक उनकी लिमिटेड प्रिंसिपल्स हैं, हाइपोथेसिस हैं, ओके, प्रैक्टिसेज हैं जिनको कि आपको जानना है, और उन्हीं में से जो है बार बार क्वेश्चन को इधर उधर घुमा फिरा के पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन एक ही रहता है लेकिन उसके सेंटेंस को चेंज कर दी जाती है, तो हमको लगता है क्वेश्चन अलग है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ जो अगर आप लास्ट 10 इयर्स या 15 इयर्स का क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले रहे हैं, इन केस हम अगर इसी की बात करें यूजीसी नेट की, तो मेरा कहना है जो एट लिस्ट मैं बोल रहा हूँ आउट ऑफ 15 to 20 क्वेश्चंस आपके जो है तो करेक्ट होना ही होना है, जो कि उनसे मैच करता हुआ होगा। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप लास्ट 15 इयर्स का क्वेश्चन आप रिवाइज करते हैं, 10 इयर्स का करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ जो आपका एटलीस्ट जो है 20 क्वेश्चंस मैच होने हैं उससे, और उससे ज़्यादा ही होंगे। मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस मैच होने हैं आपको, तो क्या हर्ज है फिर उन 20 क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं देखते हैं और डायरेक्ट आप बुक से पढ़ के आप चाहते हैं जो उसको हम सॉल्व करेंगे, तो मैं बोलता हूं आप पूरे बुक को भी पढ़ लेंगे ना, तो फिर भी आप हो सकता है उन 20 क्वेश्चन को सही आप नहीं बना पाओ, क्योंकि कोई भी बुक 100% जो है वो आपको वो क्वेश्चंस नहीं अपने अंदर दे देंगे जो कि आने वाले हों, ठीक है। तो हर बुक अपने आप में इनकम्प्लीट होता है, कोई भी बुक जो है आप। इस वजह से मेरा ये मानना है जो बेटर है कि आप जो है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड को देखें, उनके जो उनको आप प्रैक्टिस करें सबसे पहले, और फिर आप, ठीक है, मेरा ये कहना पहले आप एक बार ट्रेंड देख लें, फिर आप, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन तो कई चीज़ों का नॉलेज आपको नहीं होता है, कई सारी यूनिट्स आप पढ़े ही नहीं होते हैं, तो फिर वैसे क्वेश्चन को आप वहाँ सॉल्व कैसे करेंगे, ये एक मैटर है। लेकिन आप कुछ आगे मैं कुछ बुक्स आपको बताऊंगा, ऐसे प्रैक्टिस सेट्स बताऊं जो कि सॉल्व नेचर का होता है, जिसमें कि आप आंसर को आप बाद में जो है डिटेल में जो है उसे एक्सप्लेन भी किया रहता है, आप उसके थ्रू आप उसका नॉलेज ले सकते हैं। तो पहली बात जो मैंने बताया, जो उस लिस्ट के थ्रू आप फ्रीक्वेंसी आप डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए उसको एनालिसिस कर लीजिए, फिर आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और तब आपको कॉन्सेंट्रेट करने हैं उन सारे थिंग्स पे जो फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उनको जो आप पढ़ेंगे तो फिर आप नोट्स बनाना एक साइड में आप अपने से खुद से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो शॉर्ट में आप नोट्स बनाइए, पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए, ठीक है, जो कि आपके नोट्स इसलिए बनाना जरूरी हो जाता है, या फिर मैं कहता हूँ जो लास्ट में आपको रिवीजन के लिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। उन्हीं पॉइंट्स को वहाँ पे दीजिए जो आपको लगता है जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको भी नोट करते हैं। तो ये सारी जो है चीज़ें, मेथड्स जो हैं, ट्रिक्स आपको अपनाने हैं इसको लेकर, ठीक है, जो फर्स्ट पेपर के जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं जो कह रहा हूँ, जो पूरे सिलेबस को 2 भाग बांट लीजिए। 6 यूनिट ऐसे हैं, ठीक है, जो कि आपको एकदम केयरफुली आपको स्टडी करना है, ठीक है। उसके लिए आपको डीप नॉलेज की ज़रूरत है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस से ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत है। आप करंट अफेयर्स को भी देखते रहिए, इसके लिए करंट अफेयर्स की कोई भी एक बुक या फिर न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो उसे, या फिर जो है करंट अफेयर्स कोई भी एक मैगजीन
आप मंथली ले लीजिए, उसे पढ़िए फिर, या फिर जो कुछ बुक्स मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा उसमें भी दिए हुए हैं, लेकिन बेटर है जो आप न्यूज़पेपर के कांटेक्ट में आप बने रहिए। तो यहाँ जो है 6 यूनिट्स जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, देन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, पीपल एंड इन्वायरमेंट एंड हायर एजुकेशन। ये जो आपके 6 यूनिट्स ऐसे हैं जिनको कि प्रैक्टिस से ज़्यादा आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। डिफरेंट जो इनमें कमीशंस हैं, डिफरेंट जो इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ओके, हायरार्कीज हैं, इन सारी चीज़ों को आपको डिटेल में पढ़ना है। और फिर पढ़ने के बाद आपको पहले तो मैंने जो बताया ट्रेंड देख लीजिए, जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हर साल किस तरह के पूछे गए हैं, फिर उन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और फिर एक बार जब आप पढ़ लीजिए तो फिर उन प्रैक्टिस सेट को एक बार और लगाइए आप, ठीक है। फिर देखिए आप कितना सही हो रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, मीन्स मॉक टेस्ट भी होता है। इसमें मैं एक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दिया हूँ मॉक टेस्ट का, जो कि NTA UGC के साइट पे ही अवेलेबल है। आप वहाँ जाके प्रीवियस क्वेश्चंस को आप जिस तरह से जो ऑनलाइन मोड से एग्ज़ाम होती है, आप सभी को पता ही होगा, अब पहले ऑफलाइन हुआ करता था लेकिन अब ऑनलाइन मोड से एग्ज़ाम होता है, इसलिए उनका प्रैक्टिस करना भी आपके लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जब जाते हैं, आप कंप्यूटर आपके सामने स्क्रीन मिलता है और आप तो कई बार होता है स्टूडेंट्स को टाइम ज़्यादा लग जाता है, प्रैक्टिस नहीं रहती है। इसलिए मेरा ये कहना है, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, आप जो वीडियो अभी चल रही है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है, उसको आप खोलिए, उसमें सारे लिंक्स, सारे बुक्स के लिंक्स दिए हुए हैं। और साथ ही साथ जो आपका वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो NTA के द्वारा प्रदान की गई है उसका भी लिंक दिया हुआ, आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाके ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए किस सब्जेक्ट का आपके हैं आप और किस ईयर का मॉक टेस्ट आपको देना है। और एज इट इज़ आपका उसी तरह का स्क्रीन खुलेगा, आप वैसे ही टिक करते जाइए, पढ़िए, टिक कीजिए। तो इस तरह का प्रैक्टिस आपको और एबल बनाएगा, ठीक है। तो सेकंड जो अब हम बात करते हैं, तो यहाँ तो मैंने बताया जो इन 6 यूनिट्स को आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, कोई कोताही नहीं। क्योंकि इस 6 यूनिट से आप समझ लीजिए आपका 30% मीन्स 60% जो है सिलेबस इसी से कवर होगा। 60 जो आउट ऑफ 50 30 क्वेश्चंस इन्हीं से पूछे जाएंगे। सेकंड जो है आपका जो 4 यूनिट्स हैं लास्ट के, मीन्स लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये जो आपके 4 यूनिट्स हैं, इसके लिए आपको पढ़ने से ज़्यादा क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड यूनिट्स हैं, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। क्योंकि आप कॉम्प्रिहेंशन में क्या पढ़ेंगे, उसका एक ही फंडा है, आप कितना तेज़ी से आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के समझ लेते हैं और फिर जो है आप किस तरह से आंसर करते हैं। तो इसमें मेरा एक ट्रिक ये है, मेरा ये कहना है, जो आप सबसे पहले जो है जल्दी जल्दी आप कॉम्प्रिहेंशन के जो से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जो पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लें और फिर आप जो पैसेज है उसे पढ़ना स्टार्ट करें। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक सिरे से जो है आपके क्वेश्चंस वहाँ पे के आंसर मिलते जाएंगे, ठीक है। तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, हम पैसेज को पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उस क्वेश्चन को ढूंढते हैं उस पैसेज में कहाँ है, ठीक है। तो वो जो टाइम आपका ज़्यादा ले लेता है। तो इस वजह से पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लें, फिर आप पैसेज पढ़ें, तो एक क्रम से आपको हो सकता है आंसर्स मिल जाए इजीली। देन मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके लिए आपको काफ़ी हार्ड प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड पुअर है तो मैं बता दूं सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ है। और मैं ये नहीं कहता हूँ जो आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड पुअर है तो आप इनमें से जो ये जो 4 यूनिट से 20 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, इनमें से 20 में 20 आप सही कर लोगे, जी नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है, अगर आप जीरो हैं इवन की मैथमेटिक्स में, लेकिन अगर आप 1 मंथ आप प्रैक्टिस करें, कंटिन्यूस हार्ड प्रैक्टिस करें, तो मैं ये कहता हूँ जो आप उस 20 में से एटलीस्ट 8, 9, 10 क्वेश्चंस आपके सही होंगे। तो ये क्या कम है? जहां आप जीरो जो है आप क्वेश्चंस जो है आपके 20 में 20 क्वेश्चंस के मार्क्स जा रहे थे, वहां अगर आपको 20 में 8 या 10 क्वेश्चन सही हो रहा है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। वो 8-10 क्वेश्चन आपको, अगर आप नेट नहीं होने वाले रहेंगे तो नेट हो जाएंगे, अगर आप JRF नहीं होने वाले रहेंगे तो हो सकता है आप JRF हो जाए। क्योंकि 8 क्वेश्चन मीन्स 16 मार्क्स, 10 क्वेश्चन मीन्स 20 मार्क्स। तो इस वजह से
मेरा ये मानना है जो आप प्रैक्टिस करें, स्टार्ट करें, और आप जो भी आप बुक्स मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा उनमें जब आप उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के भी ही आप लीजिए क्वेश्चंस, तो आपसे नहीं बन रहा है तो आप उनके जो डिटेल में जो उनका एक्सप्लेनेशन दिया हो रहता है पीछे, उनको आप देखिए, उनके थ्रू जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे अधिकांश, तो उसी पैटर्न में फिर दूसरे क्वेश्चन को भी आप हल करने की कोशिश कीजिए, ऐसे आपका हो जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं सुटेबल स्टडी मटेरियल्स के। स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं जो कौन सी बुक बेहतर है, कौन सा बुक बेहतर होगी, किन बुक्स को, क्योंकि मार्केट में जो है आपके हंड्रेड्स ऑफ बुक्स हैं, ठीक है। तो उनमें से जो है सारे जो हैं, ठीक है, अपनी अपनी कुछ बुक्स की, जो हर बुक्स की अपनी अपनी कुछ खास बातें होती हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कोई भी ऑथर जो है वो गंदा लिखा है या फिर कुछ भी, हर कोई अपना बेस्ट जो एफर्ट देता है अपने बुक को लिखने के लिए, लेकिन उनमें से कुछ बुक्स ऐसे हैं जो कि वाकई में आपको ज़्यादा जो है फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो यहाँ मैं उन ऐसे बुक्स की मैं एक लिस्ट आपके सामने रख रहा हूँ उनके प्राइस के साथ, जो है ताकि आपको जो है एक एनालिसिस करने में जो इकोनॉमिकली भी जो है आप उसे डिसाइड कर सकें, क्योंकि ये सारे यहाँ पे जो मैं बुक्स दूंगा कमोबेश एक तरह के हैं और जो है एक ही लेवल के हैं, और ये सभी जो है आपको अच्छा हेल्प पहुँचाएगा प्रिपरेशन के दौरान। इसलिए इनमें से आप कोई भी बुक ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है जो आप कि इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर, आप इनमें से जो आपको लगे जो ये आपके लिए इजीली एसेसेबल है, ठीक है, अफोर्डेबल है, तो आप उसे ले सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, मार्जिन नहीं है प्राइसेस में। तो यहाँ पे तो बात करते हैं, सबसे पहले देखिए यूजीसी नेट के लिए जो रिकमेंड करूँगा आपको सबसे पहले, वो केवीएस मदान की बुक। ये काफ़ी सारी यूनिट्स को इसने काफ़ी सही से डिस्क्राइब भी किया है, और इसमें कुछ आपको प्रैक्टिस सेट्स भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ओके, तो ये, और दूसरी बात, खास बात यह है जो ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अवेलेबल है अमेजोन पे। तो अमेजोन पे ये सारे लिंक्स जो है मैं बुक्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ आपको, और इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ जो इन लिंक्स में आप देख लीजिए। मैं यह भी जो ऊपर मेंशन कर दिया हूँ, जो ये बुक जो है किस पब्लिकेशन लाइक की जो है केवीएस मदान की यूजीसी फर्स्ट पेपर, मैं वहाँ लिख दिया हूँ जो इन हिंदी या इन इंग्लिश। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी वाले पे क्लिक करें, अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश वाले पे क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ आप प्राइस भी देख सकते हैं। देन जो है सेकंड जो है आपका, मैं जो कहूँगा, अगर आप उनको नहीं तो अगर ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, ये भाई बुक अभी रिसेंटली जो है काफ़ी ट्रेंड में है, और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। खास करके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो है ये बुक काफ़ी सही है, आप इसे भी ले सकते हैं। इसमें जो है खास बात यह है जो आपको जो है कुछ ऑनलाइन जो है टेस्ट देने के लिए भी स्क्रैच का ऑप्शन रहता है। जैसे ही आप इसके कवर पेज को आप टर्न करेंगे तो उसमें एक स्क्रैच का ऑप्शन जो रिसेंट एडिशन है होता है, आप स्क्रैच करेंगे, उसमें एक कोड मिलेगा, आप इसके साइट पे जाके पब्लिकेशन का आप उसे रजिस्टर करें, और फिर आप ऑनलाइन कुछ मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यह एक खास बात है इस बुक की। साथ ही साथ जो है सिमिलरिटी जो है काफ़ी जो है, ये भी सारी यूनिट्स को काफ़ी अच्छे से बेहतर से डील की हैं, ठीक है, और कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी जो है इस बुक में भी रखी गई है। तो इस तरह से ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड में जो यहाँ ट्रूमेंस की, ट्रूमेन भी एक अच्छी पब्लिकेशन मानी जा रही है यूजीसी नेट के लिए, और अच्छी पब्लिकेशन है। इसमें ट्रूमेन में आपको न केवल फर्स्ट पेपर बल्कि जो सेकंड पेपर के जो मोस्ट ऑफ जो है कई सारे जो है आपके सब्जेक्ट्स के सेकंड पेपर की भी बुक ट्रूमेन जो है पब्लिश कर चुकी हैं। तो आप इसलिए अपने सेकंड पेपर के लिए भी ट्रूमेन को जो है कहीं ना कहीं मैं रिकमेंड करूंगा, जो आप उसे जो शॉर्ट टाइम में जो है आप रिवाइज करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए ट्रूमेंस के सेकंड पेपर को भी आप ले सकते हैं, और फर्स्ट पेपर भी। लेकिन एक दिक्कत यहाँ ट्रूमेन के फर्स्ट पेपर के साथ ये है जो आप खरीदते टाइम देख लीजिएगा रिसेंट एडिशन है कि नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये 17-18 का एडिशन है इसमें। तो इस वजह से मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ट्रूमेंस का बुक ले रहे हैं तो वहाँ पे एडिशन जरूर चेक कर ले, या कोई भी बुक ले रहे हैं तो एडिशन जरूर चेक कर ले जो रिसेंट करंट एडिशन है कि नहीं है, जिसमें एटलीस्ट 2009 तक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि नहीं। ओके, देन चलिए देखिए प्रैक्टिस सेट की अगर हम बात करते हैं तो एनटीए जो है आपका यहाँ मीन्स पियर्सन पब्लिकेशन का ही केवीएस मदान की ही प्रैक्टिस सेट आप लीजिए, काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए।
और इसमें यूजीसी जो है आपका नेट के लिए देखिए प्रीवियस ईयर्स सॉल्व पेपर 2012 to 19 है इसमें, और 2012 का मतलब है यानी कि जिस समय से जो है आपके ये ऑब्जेक्टिव ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो इसलिए यह आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, इसे आप लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले जो हैं, जो हिंदी मीडियम के हैं, वो प्रैक्टिस सेट जो है और अदर पब्लिकेशंस के आप सर्च कर सकते हैं, जो भी पब्लिकेशन आपको मिले उनके प्रैक्टिस सेट आप लेके और फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक कि एक आर के गुप्ता जो है, आर पी गुप्ता का पब्लिकेशन वह भी है, तो उसका भी आप ले सकते हैं। ओके, और यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने जो दिया हूँ यहाँ आपको दिखाने के लिए, जो ट्रूमेंस के इन सब्जेक्ट्स में भी जो है आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है यूजीसी नेट के लिए वो बुक ट्रूमेन पब्लिश करती है, तो आप इन्हें भी ऑर्डर कर सकते हैं सर्च करके। ओके, तो ये जो है आपकी जो सिलेबस है, ये इन बुक्स से जो आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने सिलेबस को, और ये बुक्स काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इनमें से जो भी आप बुक लेते हैं काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, लेकिन मैं ये बताऊंगा, जो मैं ये नहीं कहूँगा जो और 50 के 50 क्वेश्चंस इन बुक से आ जाएंगे, उसके लिए आपको और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा, अगर इन बुक्स को आप इनमें से किसी भी एक बुक को बहुत अच्छे से आप पढ़ें, उन्हें रिवाइज करें, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप देखते हुए इन बुक्स को फिर पढ़ें, फिर रिवाइज करने के बाद फिर उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप एक बार सॉल्व करें, मॉडल क्वेश्चंस को लगाएं, तो मेरा ये मानना है कि आप आउट ऑफ 50 30 प्लस तो ज़रूर से जाएंगे, 35 आप टच कर जाएंगे, ठीक है। रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस के लिए 35 तक इनमें से किसी एक बुक को सही से पढ़ने और प्रैक्टिस करने के बाद मैं गारंटी लेता हूं जो आप 35 क्वेश्चंस जो है आउट ऑफ 50 वो कर लेंगे। लेकिन रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस के लिए आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है। उसके लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड अच्छा है तो फिर आप और आगे चले जाएंगे, 40 एबव चले जाएंगे। लेकिन अगर नहीं अच्छा है तो आपका 20 में से 10 क्वेश्चंस तो आपके गलत होने तय हैं, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि जिनका मैथमेटिकल लेवल 0 है या फिर 5% है, तो वो मैं मानता हूँ जो उनके प्रैक्टिस उतनी नहीं हो पाएगी, और सडनली आप जो 20 साल का जो एक टास्क है, 15 साल का टास्क है, उसको हम जो है 1 महीने में कितना कवर करेंगे। ओके, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ जो एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस का मार्जिन वहाँ पे बन जाएगा। लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके कैलिबर को मैं नहीं जान रहा हूँ, और हो सकता है आप अपने लेवल को इतना अधिक जो है रैपिडली इम्प्रूव कर सकें, ताकि जो है आप आउट ऑफ 20 जो रीजनिंग से रिलेटेड और डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनमें से आप 15 भी सही कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही मैंने जो कहा, जो कई सारे करंट अफेयर्स को देखना जरूरी है, क्योंकि रिसेंट ट्रेंड जो रहा है यूजीसी नेट का, उसमें जो लाइक कि वो पॉलिटी से रिलेटेड हो गया, मीन्स जो, और साथ ही साथ जो एजुकेशन से रिलेटेड, जो हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है, तो या फिर जो आपका कंप्यूटर आईसीटी से रिलेटेड, जो इनमें कई सारे जो है इन्वॉल्वमेंट करंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जो आजकल हो रहा है, घटनाएं हो रही हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हो सकता है आपको कोविड से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ दी जा सके, ठीक है। तो इसके लिए आप गवर्नमेंट के जो मेन जो मिनिस्ट्रीज का साइट्स है उसे आप देखिए, ठीक है, देखते रहिए। जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की एजुकेशनल पॉलिसीज वगैरह आ रही हैं, जैसा कि मैंने एक बताया था स्वयं, तो स्वयं को जरूर से पढ़ लें। स्वयं क्या है, क्या कब इसका गठन हुआ, इसका पर्पस क्या है इस प्लेटफॉर्म का, ठीक है। क्योंकि ये ऑनलाइन टीचिंग जो है अप्रोच मेथड, इसके लिए जो है कहीं ना कहीं जो है आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों के लिए आप करंट अफेयर्स से जुड़े रहिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, आप मैगजीन कोई भी ले सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, एक मंथली सब्सक्राइब कर सकते हैं उसे, और जो या फिर जो आप गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ को चेक करते रहिए, जिस अगर लगता है फर्स्ट पेपर से रिलेटेड इन्वायरमेंट या एजुकेशन से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई पॉलिसी चेंज हो रहा है तो उसे आप ज़रूर से पढ़िए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ये सारे लिंक्स जो बुक्स के हैं मैं बता चुका हूँ आपको, ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, आपको कहीं फिर जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं, उसे आप क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप उस साइट पे चले जाएंगे जहाँ वो बुक आपके लिए स्क्रीन पे आ जाएगी, आप उसे परचेज कर सकते हैं। ओके, ऑर्डर कीजिए अमेजोन के थ्रू, या फिर मैंने जो अदर जो है आपका स्नैपडील का भी दिया हुआ हूँ, लेकिन बेटर रहेगा जो आप अमेजोन से ही बुक परचेज करें, क्योंकि वो आपको कुछ डिस्काउंट करके फिर जो है आपको अदर जो भी जो है आपके प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे जो है ज़्यादा डिस्काउंट में और
मिल जाएगा, इजीली एक्सेसिबल होगा। ओके, सॉरी मैं यहाँ मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी ईजीनेस के लिए बता रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच। और जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए मैं बता दूँ, नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ वो ज्योग्राफी के सिलेबस को मैं इजीली डिस्क्राइब करूँगा, और फिर उसमें मैं ज्योग्राफी के कुछ जो बुक्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे ज्योग्राफी के प्रिपरेशन के लिए, उन बुक्स का भी मैं जिक्र करूँगा और उनका लिंक्स वहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। सो आप आइए जुड़िए हमारे साथ दूसरे वीडियो में भी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।